सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है राजन सीरीज के, इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। टोटल आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं राजन सीरीज में दोस्तों, वह है 101 क्वेश्चंस हैं और इनको हम 2 से 3 पार्ट में देख लेंगे और वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं रखेंगे। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे से समझाते हुए चलूंगा और जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाए और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। गणित विषय की सारी जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गणित के सामने जो लिंक दिया गया है वह गणित की प्लेलिस्ट का लिंक है। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको गणित से जुड़ी हुई थर्ड सेमेस्टर मैथ की सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। पहले आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, उसके बाद राजन पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मास्टर क्लास, सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है तो x का मान होगा। देखिए, समांतर माध्य निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं उनको जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 धन 3 धन x, और जितनी उनकी संख्या उससे भाग देते हैं, यानी कि 3 बराबर समांतर माध्य की वैल्यू कितनी दी गई है, 3। अब देखिए इनका तिर्यक गुणा यहाँ पे कर लीजिए तो हो जाएगा यह 5 धन x बराबर 3 का गुणा 3 में होगा 9 होगा, और x बराबर आप निकालेंगे तो 9 और ये 5 जाएगा इधर तो ऋण 5 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा 4, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 है। देखिए 2 बटे x ऋण 1 धन 3 बटे 1 ऋण x। देखिए हर लगभग आपको समान दिख रहा होगा, बस ऋण का अंतर है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बस लिखने का अंतर है। देखिए 2 बटे x ऋण 1। अब यहाँ पे जो 3 के बटे में 1 ऋण x है, इसको हम लोग किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ बीच में प्लस है। अब यहाँ पे आपको पता है कि ऊपर नीचे किसी भी संख्या से, किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए तो मान नहीं परिवर्तित होता, या फिर समान चिन्ह से दोनों ऊपर नीचे ऋण से गुणा कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा ऋण 3 और नीचे हो जाएगा ऋण का गुणा होगा दोनों पदों में। तो धन 1 में होगा तो ये हो जाएगा ऋण 1 और माइनस x में हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1। तो अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, 2 बटे x ऋण 1। फिर देखिए यहाँ पे 3 में ऋण है तो यहाँ आगे ऋण आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 बटे x। देखिए प्लस में है, -1 माइनस में। अब देखिए यहाँ पे हर समान हो गया है, x -1 दोनों का हर हो गया है तो 2 में से ऋण 3 घटेगा तो ऊपर ऋण 1 बचेगा, तो ऋण 1 बटे x ऋण 1, यही हो जाएगा आपका उत्तर। ऑप्शन दा जो हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणा 36 है, बाह्य पदों में एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद क्या होगा। आपको पता है कि मान लेते हैं जो दूसरा बाह्य पद है वह x है, तो x गुणे 3 यह क्या हो जाएगा, बाह्य पदों का गुणा, और जो कि बराबर होता है किसके, मध्य पदों के गुणा के। अगर चारों समानुपात में है तो क्या होगा, बाह्य पदों का जो गुणा होगा वह मध्य पदों के गुणा के बराबर होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ जाएगी वह आ जाएगी 36 बटे 3 यानी कि 12। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 बटे 4 गुणे 3 बटे 4। यहाँ देखिए 3 बटे 4 के घाते 2 है, फिर उसका गुणा हो रहा है 3 बटे 4 के घाते 10 में, फिर भाग हो रहा है 3 बटे 4 के घात में है 8। ठीक है, तो पहले ये बाद वाला सॉल्व कर लेते हैं जो भाग जिसमें हो रहा है। तो भाग देखिए, भाग में क्या होता है, घाते घट जाती हैं। तो यहाँ पे जो 3 बटे 4 के घात में 10 है और यहाँ 8 है तो 10 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 बटे 4 के घाते 10 और माइनस 8। ठीक, तो 3 बटे 4 के घाते 2 बचेगा और यहाँ भी गुणे में है 3 बटे 4 के घाते 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बटे 4 के घाते 4 हो जाएगा। 3 बटे 4 के घाते 4 हो जाएगा। यहाँ पे आधार समान है तभी ऐसा हो रहा है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। सबका जो आधार है वह 3 बटे 4 है, तो ये हो जाएगा 3 बटे 4 के बटे में 4, और देखिए इसे लिख सकते हैं 3 के घाते 4 और 4 के घाते 4। अब देखिए 3 के घाते 4 यानी कि 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 27 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 त्रिक हो जाएगा 81। ठीक है, और 4 के घाते 4 यानी कि 4 चौक को 16, 16 चौक को 64 और 64 का गुणा 4 बार अगर करते हैं
तो कितना आता है 256 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बा जो हो जाएगा 81/256, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है। तो किसान विकास पत्र एक तरीके का समझ लीजिए कि यह एक तरीके का फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप का है किसानों के लिए। तो इसमें किसान जब धनराशि लगा देते हैं तो वह 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो ऑप्शन 7 सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर होती है। अब अगर ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो आपको पता होता है कि जो समय होता है वह दोगुना हो जाता है, समय दोगुना हो जाता है, और जो दर होता है वह आधा हो जाता है। तो दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। कोई धन है, मान लेते हैं P, और वह 12 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 2P हो जाएगा। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि किस दर से होगा, दर पूछ रहा है। ठीक है, आर आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे धन जो हो जा रहा है वह दोगुना हो जा रहा है और दर आपसे पूछ रहा है और 12 वर्ष समय दिया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे आपको टी पता है, समय कितना पता है आपको, समय आपको पता है 12 वर्ष, 12 ईयर है, और धन जो है कोई धन 12 वर्ष में दोगुना हो रहा है। तो मान लेते हैं पहले शुरुआत में P रहा होगा, तो बाद में जो A हो रहा है वह कितना हो जा रहा है 2P हो जा रहा है। ठीक है, A जो है वह 2P हो जा रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कितना रहा हो, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा A माइनस P, और A कितना है 2, तो इंटरेस्ट कितना हो गया P हो गया। ठीक, तो अब आपको इंटरेस्ट साधारण ब्याज का जो सूत्र पता होता है वह होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। अब इंटरेस्ट आपको पता है कि एक समय के बाद P हो जा रहा है, और यहाँ भी P है, दोनों समान P है क्योंकि एक ही राशि है, और आर रेट आपको निकालना है और समय दिया गया है 12। ठीक, और बटे में है 100। ठीक, अब रेट निकालना है तो बाकी चीजें एक साइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर गुणा हो जाएगा, P गुणे 100 हो जाएगा यहाँ पे, तिर्यक गुणा जब होगा, और बटे में हो जाएगा P गुणे 12, और R इधर रह जाएगा एक साइड। ठीक, P गुणे 12 यहाँ हर में है, ऊपर में P गुणे 100 है, तो देखिए P से P कट जाएगा और R बराबर आ जाएगा 100/12। अब 3 से काट दीजिए, नहीं 4 से काटेंगे हम तो ऊपर 25 बार में कट जाएगा और नीचे 3 बार। 25/3, या इसी को कितना लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 8, 3 8 24 और 1 बचा, तो 3 त्रिका 9 और फिर 3 बार ऐसे जाएगा, तो 8.33 यह आ जाएगा रेट, दर आ जाएगा। तो 8.33% की दर से 12 वर्ष में कोई धन जो हो जाएगा वह दोगुना हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शंस में देख लीजिए, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सा में 8% दे दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा। सबसे करीबी उत्तर जो है यही है 8%, तो यही सही हो जाएगा। 8.33 नहीं दिया गया है तो 8% पे लगाएंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, 4 महीने में 50 का 1 पैसे प्रति रुपए प्रति महीने की ब्याज की दर से ब्याज होगा। 1 रुपए पर 1 महीने में जो ब्याज लगता है वह 1 पैसे का लगता है। ठीक, इसी तरीके से अगर 50 रुपए हो, 50 रुपए पर 1 महीने में कितना लगेगा 50 गुणे 1 पैसा। ठीक, यानी कि 50 पैसे। ठीक, इसी प्रकार से 50 पैसे पर 4 महीने का हमको निकालना है, तो हो जाएगा 50 गुणे 4 यानी कि 200 पैसे। 200 पैसे यानी कि 2 रुपए। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 50 रुपए का 4 महीने का ब्याज आएगा वह 2 रुपए आएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या ना हो, 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज में अंतर होगा। तो साधारण ब्याज अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा PRT/100। तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग अलग से निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है निकालना है, एक राशि हमको दी गई है, दर दिया गया है, समय दिया गया है, और बोल रहा है कि अगर एक बार चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और एक बार अगर साधारण ब्याज लगता है, तो उसी समय के लिए एक बार अगर साधारण ब्याज लगता है और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो कितना अंतर आएगा दोनों ब्याजों में। साधारण ब्याज लगता है तो कितना ब्याज लगेगा और चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो कितना ब्याज लगेगा,
इन दोनों का अंतर हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए साधारण ब्याज अगर लगता है, साधारण ब्याज में क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज बराबर होता है PRT/100। ठीक, अब साधारण ब्याज में देखिए P कितना है 1000, जो धनराशि है वह 1000 है, दर कितना है 10 है, समय कितना है 2 है और बटे में है 100। तो 100 का 2 शून्य और ऊपर 1000 का 2 शून्य कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 10 गुणे 10 यानी कि 200 यहाँ पे आ जाएगा। तो साधारण ब्याज जो आ गया वह 200 आ गया। अब यहीं पे हमें जब निकालना होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है मिश्र धन का। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वह कितना होता है P × 1 + R/100 टू द पावर n होता है। ठीक, अब P देखिए 1000 है और गुणे 1 धन R कितना है 10 है और बटे में 100 और घात में समय कितना है 2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1000 गुणे, अब यहाँ पे देखिए 10 और नीचे 100 कट जाएगा यानी कि 1/10 हो जाएगा। जो 10/100 था वह 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ हर समान कर लेंगे तो 11/10 के घाते 2 बचेगा यानी कि 11/10 का 2 बार गुणा। अब 10 का 0 0 कटेगा 10 2 बार, तो ये हो जाएगा 121 गुणे 10 यानी कि 1210। अब देखिए यहाँ पे जो चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया वह 1210 आ गया। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमें निकालना है तो वह कितना हो जाएगा 1210 माइनस जो मूलधन है वह कितना है 1000, तो ये आ जाएगा। तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा 210 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इंटरेस्ट आया है 200 और यहाँ पे 210, तो अंतर कितना हो जाएगा 210 माइनस 200 यानी कि 10 अंतर हो जाएगा। 10 रुपए का अंतर रहेगा दोनों ब्याज में, तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 10 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है 100 रुपए का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 1 वर्ष के लिए जब वार्षिक ब्याज दे हो तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, आप चाहे तो साधारण ब्याज का भी यहाँ पे लग जाएगा PRT/100। ठीक है, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हैं PRT/100। तो P यहाँ पे कितना है 100 है और R कितना है 10 है और टाइम 1 है और बटे 100, तो 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा ब्याज 10 आ जाएगा, तो 10 रुपए ब्याज लगेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 है यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 और उनका माध्य 9 तो उनका योगफल होगा। आप देखिए कि माध्य का फॉर्मूला जब हम लोग लिखते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, आप प्रेक्षणों का योग लिखते हैं और यहाँ पे नीचे संख्या लिखते हैं। ठीक, तो माध्य यहाँ पे कितना है, तो माध्य 9 दिया गया है और योग निकालना है और जो संख्या दिया गया है 13, तो 13 का गुणा 9 में हो जाएगा तो योग हमें मिल जाएगा। तो योगफल यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 9 117 है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा 117 है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, 1 धन 2 धन 3 धन, इसी प्रकार से 10 तक आप जोड़ोगे और 10 से भाग कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 55 आएगा और बटे में है 10, तो 5.5 ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर आपको योग निकालना है तो वह होता है n × n+1/2। तो यहीं से आप सीधे n की वैल्यू 10 रखोगे तो क्या हो जाएगा 10 × 11/2 यानी कि 5 × 11 यानी कि 55, सीधे ही आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है इस प्रकार के तो बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है यदि किसी बंटन का परास 50 है वह वर्ग अंतराल 10 है, वर्गों की संख्या है। तो अब देखिए बंटन का जो परास होता है दोस्तों वह क्या होता है, जो बंटन का परास होता है वह अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य इन्हीं के बीच का जो अंतर होता है वही बंटन का परास होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे जब अंतर 50 है, मतलब जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है और जो सबसे छोटी संख्या दी गई है उनका अंतर 50 है और एक वर्ग अंतराल में 10 संख्याएं कवर हो रही हैं, तो कितने वर्ग अंतराल
होंगे, कितने वर्ग होंगे, तो 10 से भाग दे दीजिए यानी कि 5 वर्ग होंगे। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है 2.7। इसी प्रकार संख्याएं दी गई हैं, परिसर पूछ रहा है। तो परिसर पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या आप देख लीजिए और सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए, दोनों का अंतर ले लीजिए, आपको परिसर मिल जाएगा। तो 3.2 सबसे बड़ी संख्या है और 2.1 सबसे छोटी संख्या है, तो घटा दीजिए तो 1.1 आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन होगा। अब किसी भी कमरे के फर्श का अगर क्षेत्रफल आप निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, यह होता है फर्श का क्षेत्रफल। और अगर आप आयतन निकालते हैं तो वह क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपको दिया ही गया है, उसमें ऊंचाई भी दिया गया है, ऊंचाई का उसी में गुणा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई का मान 48 हो गया और गुणे ऊंचाई 5 हो गया, तो आयतन कितना आ जाएगा, 48 गुणे 5 यानी कि 240 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5, ऊंचाई 5 r, उसका वक्र पृष्ठ है। अब बेलन के आकार का, तो सिलेंडर दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, तो बेलनाकार का जो वक्र पृष्ठ होता है वह कितना होता है, मैंने आपको पढ़ाया, जो वृत्त की परिधि होती है उसी में आप ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, यानी कि 2 पाई r इंटू h, यह क्या हो जाता है, यह बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाता है। और यहाँ पे सभी मान रख दीजिए आप, 2 पाई r, देखिए त्रिज्या r है और ऊंचाई कितनी है 5r, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में होगा तो 10 और r स्क्वायर पाई या 10 पाई r स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, यह उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपके ऑप्शन में कौन सा दिया गया है, ऑप्शन में बा ऑप्शन में दिया गया है 10 पाई r स्क्वायर, तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी है, तो उसके आधार का व्यास है। लंबवृत्तीय बेलन है, उसके आधार का जो क्षेत्रफल है वह 9 पाई है, तो उसके आधार का व्यास पूछ रहा है आपसे। अब बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी गई है 9 पाई, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, r की वैल्यू 3 हो गई, तो आधार का व्यास यानी कि वृत्त का व्यास, जो आधार में वृत्त है उसका व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या 3 है तो व्यास उसका दोगुना यानी कि 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, घन का पृष्ठ 24 सेमी स्क्वायर है तो घन का आयतन होगा। अब घन का पृष्ठ कितना होता है दोस्तों, घन के पृष्ठ का फॉर्मूला आपको पता है कि 6 फलक होते हैं, और घन मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक भुजा का पृष्ठ a स्क्वायर होता है और सभी 6 भुजाएं का जो पृष्ठ हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान आपको 24 दिया गया है और a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24/6 यानी कि 4, और a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि घन की जो भुजा आ गई वह 2 आ गया। और अब घन का आयतन आपको निकालना है, आयतन कितना होता है, a का क्यूब होता है, यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 सेमी क्यूब, ऑप्शन साज हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, एक गोले की त्रिज्या 3.9 सेमी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखिए यहाँ पे गोला आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन गोले पे भी यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। जो एक गोला होता है, वृत्त की बात नहीं हो रही यहाँ पे, गोला 3 डायमेंशनल जो बॉल होती है, फुटबॉल होती है, उसकी बात हो रही है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 4 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एरिया, वह कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो यही आप लिख लीजिए, यहाँ पे r की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 3.2 दी गई है, तो 4 पाई इंटू 3.2 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोले का व्यास 8 सेमी है, इसकी पृष्ठीय धरातल का क्षेत्रफल है। अब वही पिछला प्रश्न ही है आपके, गोले का व्यास
आपको दिया गया है 8 सेमी का। तो आर कितना हो जाएगा, व्यास बटे 2 यानी कि 4 सेमी हो जाएगा व्यास आपका। व्यास दोगुना होता है त्रिज्या का, यह आपको पता है। और इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर कितना है, आर की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 16। तो 16 का गुणा 4 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 चौके 64 पाई। तो 64 पाई यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सा जो हो जाएगा 64 पाई, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो सांख्यिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह 1749 में किया गया था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे मध्यमान कहते हैं। यह किसने कहा था, यह किसका कथन है, तो यह गैरिट का कथन है दोस्तों। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए सांख्यिकी में माध्य दर्शाया गया है, तो माध्य कैपिटल एम से, मीडियन, ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए माध्य का सूत्र है, तो माध्य के सूत्र में क्या होता है दोस्तों, माध्य के सूत्र में होता है सभी का जोड़, सभी का जितने भी पद दिए गए हैं सभी का जोड़, यानी कि सभी की बारंबारता और पदों के गुणा का जोड़ और बट्टे में सभी के बारंबारता का जोड़। तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 25 है, 2, 4, 9, 10 का मध्यमान है। तो यहाँ पे बीच का पद आपको क्या दिख रहा है 5, तो ऑप्शन पूरे 5 पद है और बीच का जो पद है वह क्या है 5 है। तो मध्यमान कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन बा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, आंकड़ों के विवेचन का अर्थ है सारणीयन, वर्गीकरण, आंकड़ों का संग्रहण या ये सभी। तो ऑप्शन दा ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंकड़ों की विवेचना करना या आंकड़ों का विवेचन करना, तो आंकड़ों को किसी तरीके से एक क्रम में लगाना, सेट करना, सारणीबद्ध करना, उनको संग्रहित करना, ये सब किसमें आता है, आंकड़ों के विवेचन में आता है। ठीक, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 27 है, आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। तो आंकड़ों के प्रकार व्यवस्थित भी हो सकते हैं, अव्यवस्थित भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा, आ व बा दोनों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, 2, 5, 8 का समांतर माध्य है। तो 2, 5, 8 को जोड़ लीजिए और यह तीन संख्याएं हैं तो 3 से भाग दे दीजिए। 2 धन 5 7 हो जाएगा और 8 जुड़ेगा तो 15 और 15 बटे 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन बा 5 सही हो जाएगा। 2, 5, 8 का समांतर माध्य 5 आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, 30, 31, 37, 30, 35, 13, 30, 30 का बहुलक है। तो देखिए 30 आपको यहाँ पे 4 जगह देखने को मिल रहा है और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 4 बार आ रही हो या 4 से अधिक बार आ रही हो, तो बहुलक क्या हो जाएगा, ऑप्शन सा 30 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, 8, 12, 9, 13, 15 की माध्यिका है। तो माध्यिका आप देख लीजिए, माध्यिका निकालते समय पहले तो संख्याओं को क्रम से लगाते हैं। तो 8, 9, उसके बाद 12, फिर 13, फिर 15। अब माध्यिका अगर ऑड संख्याएं, विषम संख्याएं दी होती हैं तो एकदम बीच वाला पद होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 5 संख्याएं दी गई हैं, तो बराबर बराबर संख्याएं अगल बगल छोड़ दीजिए, 2-2 संख्याएं छोड़ दीजिए और बीच का जो पद हो जाएगा वह माध्यिका हो जाएगा। सूत्र होता है n धन बटे 2वां पद, यानी कि 5 धन 1 बटे 2वां पद, यानी कि तीसरा पद। तो तीसरा पद यहाँ पे क्या है 12, तो ऑप्शन सा 12 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, 5 के घाते 6 बराबर 15,625 का लघु गणकीय रूप होगा। तो यहाँ पे घातांकी रूप दिया गया है, लघुगणकीय रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे लॉग, और यहाँ जो आधार में 5 के घाते 6 है, 5 आधार है तो 5 को यहाँ बेस में लिखेंगे और बराबर के इधर जो है इसको सामने लिखेंगे 15,625 और इसके बाद जो 6 है उसको बराबर के इधर लिख देंगे। यह क्या हो जाएगा, लघुगणकीय रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ देखिए यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, x के घाते ऋण 6 है भागा x के घाते ऋण 7 है। भाग में क्या होता है, घाते घट जाती हैं, तो क्या लिखेंगे x के घाते ऋण 6
और ऋण ब्रैकेट में ऋण 7। तो ये क्या हो जाएगा, x के घात में ऋण 6 और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, तो धन 7। तो x के घात में कितना बचेगा, धन 1। तो x के घाते धन 1, यह ऑप्शन 7 हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, x के घाते 2 ऋण 4 बटे x धन 2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम रूप होगा। तो ऊपर देखिए क्या लिख सकते हैं, x के घाते 2 और 2 के घाते 2, 4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं x धन 2 के घाते 2। अब ऊपर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x धन 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x ऋण 2 और नीचे क्या है, x धन 2 का होल स्क्वायर है, यानी कि x धन 2 का 2 बार गुणा। एक ब्रैकेट में x धन 2 नीचे है, एक ब्रैकेट में ऊपर x धन 2 है, तो दोनों कट जाएंगे और क्या बच जाएगा, x ऋण 2 और बटे x धन 2। तो यहाँ पे ऑप्शन बा में दिया गया है x ऋण 2 बटे x धन 2। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, यदि एक घन की कोर 4 सेमी हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। कोर मतलब कि भुजाएं, ठीक है। तो कितनी भुजाएं होती हैं घन में, घन को आप ध्यान से देखिए, अपना कमरा ही आप देख लीजिए, घन या घनाभ में कोरों की संख्या होती है। तो आपका कमरा मान लेती है 10 फीट, जो है आपका कमरा हम लोग मान लेते हैं चौड़ा है, 10 फीट लंबा है और 10 फीट ऊंचा है। तो इसमें कितनी कोरे होंगी, इसमें 12 कोरे होंगी, ठीक है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लंबाई से इस पे नहीं फर्क है, जो यहाँ पे लंबाई आपको दिया गया है ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो एक घन की कोर चाहे कितनी भी लंबी हो, इससे मतलब नहीं है, 4 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर हो, 10 फीट हो, 12 मीटर हो, उससे मतलब नहीं है। इसमें कोरे कितनी होती हैं, 12 होती हैं। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से 34 क्वेश्चन हमने दोस्तों यहाँ पे कर लिए हैं और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन है वह अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो यह आपका पहला पार्ट हो गया। उम्मीद है कि 2 पार्ट और आएंगे या 1 पार्ट आएगा, तो ज्यादा उम्मीद है कि 2 पार्ट इसमें और बनेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों अगले 2 पार्ट भी आप लोग देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि यह जो पार्ट है यह आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसी तरीके से जो आपके 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई है इसको पूरा हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हमने कराया है। यह पूरी क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और सभी जो मास्टर क्लास है यह आपको ऐप पे देखने को मिल जाएंगी। तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप पे 3rd सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा, उसमें एनरोल कर लीजिए। और इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद।